है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, वो न्यूटन पर मीटर, है ना, सॉरी न्यूटन पर मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। चलिए यहाँ पे एक फैक्ट और याद रख लीजिए, यहाँ पे तो न्यूटन मीटर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ही होगा। एक फैक्ट और याद रखिएगा, इसका जो है ना, जो डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव को हम कैसे लिखते हैं, इसको गामा से सूचित करते हैं और फोर्स बाय एल लिखते हैं। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा m1L0T-2 होता है। ठीक है, ये रट लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और, यहाँ पे फोर्स का भी पूछा जाता है कई बार कि फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला। तो फोर्स का लिख लीजिए mLT-2। ठीक है, mLT-2। ठीक, यहाँ पे मैं अच्छा से नहीं लिखा तो मैं फिर से लिखता हूँ mLT-2। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, अच्छा से नहीं दिख रहा है यहाँ पे। F बराबर mLT-2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। यहाँ तक तो हो गया, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और छूट गया था, न्यूटन मीटर को या फिर इसको क्या लिखा जाता है, डाइन पर सेंटीमीटर भी इसको लिखते हैं, है ना। न्यूटन पर मीटर या डाइन पर सेंटीमीटर भी लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक किस तत्व में होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे, साधारण नमक का रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। आगे बढ़ेंगे सवाल में, पृथ्वी वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो देखिए बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, तपेदिक जो होता है बैक्टीरिया से होता है, बाकी ये जो होता है वायरस से होता है, मम्स जो होता है ये भी वायरस से होता है, ये आपका डिजीज़ जो है लीवर से रिलेटेड है। ठीक है, ये लीवर का डिजीज़ है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और मम्स में होता क्या है कि ये आपका जो सैलिवरी ग्लैंड है वो स्वेलिंग हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि अस्मेलाइट, है ना, इसको आप इंग्लिश में लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अस्मेलाइट। अस्मेलाइट जो है किस धातु का अयस्क है, ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट का, है ना, इसका हो जाएगा कोबाल्ट। निकल की अगर बात करें तो निकल का जो है अयस्क कौन सा, अयस्क का नाम क्या है, तो निकल का नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, मीलेराइट। ठीक है, मीलेराइट। ठीक, और कैडमियम का अगर अयस्क लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ग्रीनोकाइट। ठीक है, चलिए अब क्रोमियम तो क्रोमाइट से निकलता है। चलिए 2-4 फैक्ट आपको याद होंगे। आगे बढ़ेंगे कि जहाज के पंखा बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेल्टा मेटल। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, पीलिया बीमारी से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लीवर। ठीक है, पीलिया यानी जॉन्डिस में लीवर जो होता है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, ये प्रभावित होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा A एंड B, मीन्स कि जॉन साल्क एवं अल्बर्ट साबिन। ठीक है, दोनों थे। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि मनुष्य का सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलोलॉजी। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखना चाहिए, लिख सकते हैं कैलोलॉजी। ठीक है, कैलोलॉजी। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे ओनीरोलॉजी का, है ना, यहाँ पे ओनीरो लिखा हुआ, ओनीरोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो स्टडी ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, स्टडी ऑफ ड्रीम्स की बात करें तो ओनीरोलॉजी इसको कहा जाता है। कीमोथेरेपी जो होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होता है यूज़। ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50।
चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि साख मुद्रा को अन्य किस मुद्रा के मीन्स अन्य किस नाम से जाना जाता है, साख मुद्रा को, है ना। यहाँ ये पूछा गया क्वेश्चन कि साख मुद्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्वर्ण मुद्रा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्वर्ण मुद्रा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई मेक इन इंडिया कब शुरुआत किया गया था। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 25 सितंबर। ठीक है, और 25 सितंबर ये खास दिन इसलिए भी हो जाता है, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी एवं पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन भी था। ठीक है ना, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी एवं पंडित मदन मोहन मालवीय जी का क्या था, जन्मदिन था। ठीक है, 25 सितंबर को। ठीक, और इसी दिन 25 सितंबर को मेक इन इंडिया जो है यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर, यहाँ पे काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 25 सितंबर को मेक इन इंडिया का शुरुआत किया गया था, ये योजना का शुरुआत किया गया था। और एक यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखिए, 2014 में काफ़ी फेमस की काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था उस समय के लिए, खासकर जब जनधन योजना आया था, है ना। और आज भी इसकी जो है विस्तार हो रहा है धीरे धीरे, जनधन योजना, है ना, गांव कस्बों में। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा 352 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ठीक है, 3 तरह का जो आपात होता है, 352, 356 और 360। तो 356 में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन होता है, लगता है इसमें। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगता है। और 360 में क्या होता है भाई, वित्तीय। ठीक है, यहाँ पे वित्तीय आपात लगता है, वित्तीय आपात। एक क्वेश्चन और यहाँ से 2 फैक्ट और याद हो गया आपको, है ना। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 360 की अगर बात करते हैं, वित्तीय आपात की बात करते हैं, तो अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है ना। एक बार भी लागू नहीं हुआ है ना। ये फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं कि आपात, राष्ट्रीय आपात की बात करें, तो ये अब तक 3 बार लग चुका है, ये अब तक 3 बार लग चुका है। कब कब, तो 1962, 1971 और 1975। इसमें कब लगा था कि जब चीन आक्रमण हुआ था, तब चाइना आक्रमण हुआ था। यहाँ पे भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, तो ठीक है, भारत और पाक का युद्ध हुआ था तब। और ये 1975 हुआ था कि आंतरिक अशांति के कारण, है ना, आंतरिक अशांति के कारण। हालांकि जो अब आंतरिक अशांति की बात करते हैं, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि केवल विदेशी आक्रमण, ठीक है, या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होने पर ही आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। आंतरिक अशांति के कारण अब यह नहीं किया जा सकता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एकाइनोडर्म्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि मिर्च किस कुल का पौधा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है, कांग्रेस के 55वां अधिवेशन मेरठ की अध्यक्षता किसने किया था, है ना। 55वां अधिवेशन किसने किया था। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। ठीक है, 55वां जो था अधिवेशन मेरठ की अध्यक्षता किसने किया था, JP कृपलानी। कब किया था, 1946 में। ठीक है, 1946 में, आज़ादी के समय, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि यहाँ पे स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JP कृपलानी थे, क्योंकि 1946-47 में यहाँ पे जो था भारत आज़ाद के जो समय का दौर शुरू हो चुका था यहाँ पे आज़ादी का। और अगर बात करते हैं आज़ादी के बाद, ठीक है, आज़ादी बाद 1948 में, ठीक है, आज़ादी बाद कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, जो जयपुर में हुआ था, किसने किया था, जयपुर में किया था पट्टाभी सीतारमैया ने। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया 1948 में। ठीक है, 1946 में आज़ादी के समय में मेरठ की अध्यक्षता जो कि 55वां था JP कृपलानी द्वारा। और यहाँ पे JP कृपलानी को एक बार और याद कीजिएगा यहाँ पे कि झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, ये झंडा समिति के क्या थे, अध्यक्ष भी थे, झंडा समिति के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, चलिए इतना फैक्ट याद होने के बाद आगे बढ़ेंगे कि किस अधिनियम द्वारा 1843 में दास प्रथा। तो दास प्रथा
कब अंत हुआ था, ये क्वेश्चन आता है। दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत हुआ था, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका एक्ट 5 के द्वारा, ठीक है। तो कब हुआ था 1843 ईस्वी में, और किस एक्ट के तहत, तो एक्ट 5, और किसके द्वारा ये भी पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा एलन बरो द्वारा, ठीक है। एलन बरो द्वारा क्या किया, इसे समाप्त किया गया। एलन बरो द्वारा क्या किया गया, समाप्त किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है, ठीक है, कि एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि एलन बरो द्वारा ये दास प्रथा को समाप्त किया गया 1843 ईस्वी में एक्ट 5 के तहत, ठीक है। 1829 में तो आप सभी को पता है कि सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था एक्ट 17 के तहत, जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डाउन्स। डाउन जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान किस देश में पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से और भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको बेल्ट्स भी पूछ दिया जाता है कि बेल्ट्स के घास का मैदान को कहाँ है, तो ये है आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। प्रेरी भी पूछा जाता है कई बार, तो प्रेरी कहाँ पे, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। एक और पूछा जाता है पंपास, ठीक है, पंपास कहाँ पे, तो यहाँ पे पंपास हो जाएगा आपका अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, पंपास हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, कंपास की अगर बात करें तो कंपास कहाँ है, कंपास हो जाएगा आपका ब्राज़ील, ठीक। और अगर बात करते हैं यहाँ पे एक पुस्टाज भी पूछा जाता है, पुस्टाज, ये है यूरोप का, ठीक। तो ये 4-5 फैक्ट याद रखिएगा। वेल्स दक्षिण अफ्रीका, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, कंपास ब्राज़ील और पुस्टाज यूरोप, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो आप जरूर इन्हें नोट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपको जो है जो रिसेंटली रेलवे के पेपर में पूछा गया है, ठीक। जैसे कि अगर बात करते हैं कि पहले तो वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक जारी कौन करता है, ये आप नोट कर लीजिए। तो IMF करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है ना। इसकी स्थापना कब इस्टेब्लिश पूछा गया है, ठीक है, 1945 में। WTO मीन्स की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में, ठीक है। विश्व बैंक का हुआ था 1944 में। ADB का 1966 में। अब इसका मुख्यालय भी पूछ देता है भाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा जेनेवा में, है ना, इसका हो जाएगा मनीला में, ठीक। और इसका जो हो जाएगा वाशिंगटन DC USA। और इसका भी है ना IMF का भी, दोनों का सेम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है ना। तो यहाँ पे अनुच्छेद बताना है आपको, किस अनुच्छेद के में ये वर्णित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169, ठीक। एक क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1997 में, ठीक है, 1997 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता है, बच्चा भी जानता है। और इसलिए भी फेमस है कि इन्हें मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता था, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, है ना, ठीक। और इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है ना, इनके एक लिखा हुआ एक पुस्तक था क्या भाई, इग्नाइटेड माइंड्स, है ना, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक इन्होंने लिखा था, क्लियर। और एक और यहाँ पे आता था क्वेश्चन कि इंडिया जो है, इंडिया 2020 मिशन, ठीक है, इंडिया 2020 मिशन भी इनकी पुस्तक है, मीन्स कि इनके लेखक हैं। इंडिया जो है 2020 मिशन के लेखक भी इन्होंने, इसका लेखक APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक है। तो 2-3-4 फैक्ट आपको याद रखने होंगे, ठीक। तो भारत का एकमात्र वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति भी बने 1997 में, इनको भारत रत्न प्रदान किया गया। इग्नाइटेड माइंड्स की पुस्तक इन्होंने लिखा, इंडियन विजन 2020 भी इनकी लिखी हुई पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तिब्बत की बात करें
माउंट एवरेस्ट को तो कोमोलांगमा, ठीक है, क्या किस नाम से जाना जाता है? कोमोलांगमा के नाम से जाना जाता है। और अगर नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से, सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है नेपाल में, है ना, नेपाल में। ठीक, चलिए। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप सभी को पता है कि कितना होता है? 8,848 मीटर, है ना, ऊंचा है ये। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि सस्ते आभूषण बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? ठीक है, सस्ते आभूषण बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, इसको आपको बताना है आंसर यहाँ पे। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डच मेटल। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डच मेटल। चलिए आगे बढ़ेंगे कि मिट्टी में जो क्षारक तत्व को घटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ना? मिट्टी में क्षारक तत्व को घटाने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा जिप्सम। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, CaSO4 × 2H2O, जिसे और भी क्या कहा जाता है? 2H2O, है ना। इसको और क्या कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो भरी होती है। तो धमनियाँ किसकी वहन करती है? जिसको कहते हैं आर्टरी, है ना। आर्टरी किसका वहन करता है? ऑक्सीजन, मीन्स कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये वहन करता है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये क्या करता है? वहन करता है धमनियाँ। और एक यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पे तो हो गया आर्टरी की बात कर रहे थे, है ना, आर्टरी की बात कर ली। यहाँ पे एक और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ बनता है कि सीरा के बारे में पूछा जाता है, जिसको कहते हैं वेन, है ना। क्या कहा जाता है? वेंस। ये क्या करता है? ये डीऑक्सीजनेटेड बल्ब, मीन्स कि अशुद्ध, कह सकते हैं अशुद्ध रक्त को ये ले जाता है, अशुद्ध रक्त को ले जाता है। और धमनियाँ क्या करता है यहाँ पे? ये करता है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त में ऑक्सीजनेटेड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है ना। ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू से कहाँ को, सारे टिश्यू से कहाँ को ले जाता है? ये हार्ट को ले जाता है। और ये क्या करता है? हार्ट से पूरे बॉडी में ये ले जाता है धमनियाँ, है ना। ये क्या करता है भाई? धमनियाँ, ध्यान रखिएगा, ये हार्ट टू ऑल बॉडी, है ना, हार्ट टू ऑल बॉडी। और ये क्या करता है? ये हार्ट को ले जाता है ना। ये सारे जो ये कह सकते हैं बॉडी टू हार्ट, ये बॉडी टू हार्ट को ले जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि धमनियाँ तो शुद्ध रक्त को ले जाता है, यहाँ से एक और आता है कि ठीक है, अपवाद के तौर में कौन सा होता है? तो पल्मोनरी आर्टरी होता है, ठीक है, जो कि शुद्ध रक्त नहीं, जो कि अशुद्ध रक्त ले जाता है। उसी तरह यहाँ पे एक पल्मोनरी वेंस भी होता है, जो कि अशुद्ध नहीं, शुद्ध रक्त ले जाता है। तो यहाँ से इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख। तो गाइज यहाँ पे पूरे 40 क्वेश्चन। संश्लेषण की दर अधिकतम किस प्रकाश में होती है? तो सबसे ज़्यादा होगा प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में। ठीक है, लाल रंग की जो होगा प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस प्रकाश में होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। और सबसे कम की बात करते हैं, इसमें जो होता है ना सबसे कम होता है, बैगनी में क्या होता है? सबसे कम होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण जो होगा, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। अब यहाँ से एक दो सवाल और जानेंगे कि पृष्ठ तनाव का जो ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका अगर हम बात करें ऐसा मात्रक क्या होता है, तो नोट कर लीजिएगा, इसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर, अगर ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो जब ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा कम हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। और शून्य कब हो जाता है? शून्य हो जाता है क्रांतिक ताप पर।
क्रांतिक ताप पर ये शून्य हो जाता है। तो दो यहाँ पे बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, एक तो ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम होता है, दूसरा कि क्रांतिक ताप पर ये शून्य हो जाता है। ठीक, विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और कि अमीटर को जो है किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, इसका जो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और आदर्श अमीटर की अगर बात करते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, वोल्ट मीटर की बात करते हैं। वोल्ट मीटर, इसको कैसे किस क्रम में जोड़ा जाता है, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो पहला चीज़ है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, आदर्श वोल्ट मीटर की बात करें तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, इसका प्रतिरोध होगा अनंत होता है। ठीक है, अनंत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपको 2 3 4 पॉइंट आपको मैंने सिखाया कि विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, धारा को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, वोल्ट मीटर की बात करते हैं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और इस एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आगे बढ़ेंगे, संवेग के बदलाव की दर के समानुपाती होता है, क्या होता है, बल होता है। ठीक है, बल होता है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और था, बल कैसी राशि है, तो ये सदिश राशि है। एक पॉइंट नोट किया, एसआई मात्रक क्या होता है इसका, एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, अच्छा, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व नियम कहा जाता है, और इसी से बल का परिभाषा निकलता है। ठीक है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, जड़त्व या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे एक बात करेंगे संवेग का, संवेग का जो होता है यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, संवेग का फॉर्मूला होगा मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग। और अगर बात करते हैं कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि मानव ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है कौन सा है, वो आंसर होगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में जो अम्ल पाया जाता है वो हो जाएगा सैक्ट्रिक एसिड। सैक्ट्रिक इधर गया, तो टार्टिक एसिड किस में पाया जाता है, तो टार्टिक एसिड की बात करें तो ये इमली में पाया जाता है। ठीक है, चलिए एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है। ठीक, चलिए सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ब्यूटेन। ठीक है, सिगरेट में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आता है कि एलपीजी में, ठीक है, एलपीजी में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ठीक है, ब्यूटेन प्लस प्रोटेन। और एलपीजी गैस में एक चीज़ और होता है कि मिथाइल मरकप्टन होता है। ठीक है, मिथाइल कॉप्टेन। ठीक है, मिथाइल मरकप्टन का मतलब ये होता है कि इसके वजह से क्या होता है ना, गंध देता है, जिससे ये पता चलता है कि गैस का रिसाव हो रहा है कि नहीं। ठीक है, धातु में सबसे अधिक आघात वर्धनीय मीन्स कि पीट के उसको चादर की तरह बनाया जा सकता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है, सोना में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हैजा के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है, हैजा के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है, इसके बाद बात करेंगे हम अभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैक्टीरिया। हैजा के लिए उत्तरदायी कारक कौन है, बैक्टीरिया। और हैजा रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो विब्रियो कॉलेरी के द्वारा। ठीक है, इस वायरस का नाम क्या है, विब्रियो कालेरी। ठीक है, विब्रियो कालेरी।
ये वायरस का बैक्टीरिया का नाम है। यहाँ से क्वेश्चन आता है टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है यहाँ से टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड में किस यहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी। ये किसको इन्फेक्ट करता है, आंत को इन्फेक्ट करता है, और ये बैक्टीरिया द्वारा होता है ना। किसके द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, टाइफाइड तो आपने सुन लिया, ठीक है। एक होता है काला जार, ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। काला जार किस परजीवी से होता है, ये परजीवी से होता है, तो इसका होगा लिस्मेनिया डोनावानी, ठीक है। लिस्मेनिया ये परजीवी द्वारा होता है, ठीक है, ये परजीवी के द्वारा होता है, ठीक है। और काला जार किसको प्रभावित करता है, तो ये अस्थि मज्जा को, मीन्स की बोन मैरो को ये प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा किससे मापी जाती है, तो आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। नेक्स्ट है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, किसके कारण होता है, तो इसमें कोबाल्ट होता है। हालांकि कोबाल्ट का जो है शरीर में इसकी जो होता है बहुत ही कम मात्रा की ज़रूरत होती है, और कोबाल्ट क्या करता है, ये आरबीसी को, ठीक है, ये आरबीसी को और जो विटामिन B12 है उसके संश्लेषण हेतु इसका यूज़ किया जाता है, मीन्स कि इसका उपयोग होता है शरीर में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपने कोबाल्ट के बारे में जान लिया कि आरबीसी का बात करें, ठीक है, आरबीसी और विटामिन B12 पर संश्लेषित करता है। रेडियो सक्रिय की बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन और भी आता है कि रेडियो सक्रिय एक तत्व है जो कि स्ट्रांसियम 19 है, उसके कारण अस्थि कैंसर होता है, कैडमियम के कारण इटाइटाई होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको मैंने और सिखा दी, ध्यान रखिएगा। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एक चीज़ यहाँ से और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो मानव में जो रक्त की भिन्न डिफरेंसेस पाया जाता है, ठीक है, ब्लड का जो डिफरेंस होता है किसके कारण होता है, उसका मुख्य कारण है आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, जिससे क्या कहते हैं, जिसे एंटीजन कहते हैं ना, हाँ एंटीजन कहते हैं। चलिए, जिसे एंटीजन कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया आपको, नोट कर लीजिएगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B7 का नाम है बायोटिन, ठीक है। विटामिन B7 का नाम क्या है, बायोटिन। तो थायमिन किसका है, विटामिन B1 का। रेटिनॉल का जो है कि क्या है, रेटिनॉल विटामिन A का रासायनिक नाम है, और यहाँ पे ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, B1 का है थायमिन, और B7 की अगर हम बात करें तो बायोटिन, ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है। B3 की अगर बात, अच्छा B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन, ठीक है, नोट कर सकते हैं। B3 की बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, नियासिन कहिए या निकोटिनेमाइड, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, तो सबसे लंबा वृक्ष है वो सिकोया, ठीक है, सबसे लंबा वृक्ष है, और ये नग्न बीजी पौधा है, ये नग्न बीजी पौधा है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, तो ये करता क्या है, अगर मोटर की बात करते हैं ना, विद्युत मोटर की बात करें तो ऊर्जा का रूपांतरण करता है आपका विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं दाब की बीमारी का, यहाँ पे बीमारी पूछा क्या है ना, दाब की बीमारी। पहले यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए कि दाब का, ठीक है, दाब का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। अच्छा, फोर्स का एक और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को क्या लिखते हैं, kg, ठीक है, kg हो गया, और एक्सेलरेशन का क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से बना है आपका kg के लिए क्या m का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हो गया, और मीटर के लिए l का यूज़ करेंगे, और सेकंड के लिए टाइम का यूज़ करेंगे। तो
चूँकि ये नीचे है, नीचे की ओर, तो ऊपर जाएगा तो T इनवर्स 2 हो जाएगा, है ना, T इनवर्स -2 हो जाएगा। तो भाई यहाँ तो फोर्स का तो पता चल गया। और यहाँ पे अगर इसको अगर इस तरह से सजाते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। फोर्स का तो यहाँ पे ML T इनवर्स 2 हो गया, -2 हो गया, और L का तो L स्क्वायर हो जाता है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ML -1 T -2, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ग। आगे बढ़ेंगे सवाल में, फ़ारेनहाइट स्केल पर न्यूनतम संभव ताप क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 539.4 फ़ारेनहाइट, है ना, सॉरी ये नहीं होगा, -459 कहाँ गया, यह -459.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट का जो हिमांक बिंदु कितना होता है, फ़ारेनहाइट का जो होता है, जो सबसे कम तापमान की बात करते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और भाप बिंदु की बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हो गया आपका हिमांक बिंदु, ये हो गया भाप बिंदु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि डायोड बल्ब का खोजकर्ता कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा J.S. फ्लेमिंग, ठीक है। डायोड बल्ब के जो खोजकर्ता है J.S. फ्लेमिंग। और L.D. फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये किस बल्ब का आविष्कार किया था इन्होंने, ट्रायोड बल्ब का, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, नाम में समानता तो मिलता है लेकिन थोड़ा अंतर है, ट्रायोड बल्ब, ठीक है। मार्कोनी की बात करते थे, रेडियो का आविष्कार इन्होंने किया था। चलिए शराब का पीएच मान कितना होता है। तो शराब का पीएच मान होता है 2.8। तो 2.4 किसका होता है भाई पीएच मान, ये होता है सिरका का, ठीक है, ये होता है सिरका का। 2.2 किसका होता है, तो ये होता है नींबू का, ठीक। 2.6 का यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, यहाँ पे है। तो जो एग्जाम में पूछा जैसे सिरका पूछ दिया जाता है, नींबू पूछ दिया जाता है, आपका शराब पूछ दिया जाता है। अच्छा रक्त का भी पूछा जाता है, तो रक्त का क्या होता है 7 से लेकर 7.0 से लेकर कितना होता है 7.8 तक होता है। तो कई बार एग्जाम में 7.4 अगर पूछ दिया जाता है आप इसे टिक करेंगे 7.4, ठीक है। मूत्र की बात करते हैं, मूत्र का पीएच मान कितना होता है 6 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4 होता है। तो ये सब याद कर लेगा, एडिशन आपको इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ। एप्सन का सूत्र बताना है, एप्सम लेवल का सूत्र बताना है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा MgSO4 × 7s2,